जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। क्या होती है ह्यूमिडिटी? आप लोग सामान्य तौर पर आप जानते हो ह्यूमिडिटी क्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मौसम ऐसे होते हैं, जैसे अब बारिश का मौसम आ रहा है। बारिश के मौसम में वायुमंडल में बहुत सारी ह्यूमिडिटी पाई जाती है, मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर गर्मी के सीज़न में क्यों नहीं दिखता? क्यों महसूस नहीं होता गर्मी के सीज़न में? बारिश में ही क्यों महसूस होता है, जबकि बारिश में टेम्परेचर गिर जाता है। गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, फिर भी हमें ह्यूमिडिटी समझ में नहीं आती। लेकिन जो बारिश में ह्यूमिडिटी है, ये गर्मियों का परिणाम है। अगर गर्मियाँ ना होती तो ये ह्यूमिडिटी ना होती। गर्मियाँ तेज़ पड़ी तभी तो वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ। वाष्पीकरण ज़्यादा हुआ मतलब वायुमंडल में जलवाष्प पहुँची, लेकिन उस जलवाष्प का एहसास हमें बारिश के सीज़न में होता है। कभी कभी उमस टाइप की होती है, जिसको हम उमस कहते हैं, सफोकेशन बोलते हैं। तो वो सफोकेशन की स्थितियाँ जब निर्मित होती हैं तो वो कब निर्मित होता है? क्या गर्मियों में कभी आपने महसूस किया सफोकेशन? सफोकेशन हमेशा बारिश में होती है। सफोकेशन का मतलब है वायुमंडल में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमारे शरीर से वाष्पीकरण होने में दिक्कत हो, हमारे शरीर से आसानी से वाष्पीकरण नहीं होता। अगर ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाएं वायुमंडल में, तो हम कहते हैं कि सफोकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वायुमंडल में पहले से इतनी ज़्यादा नमी है कि हमारे शरीर से नमी बाहर जा ही नहीं पा रही है। दूसरे शब्दों में कहें, वायुमंडल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है हमारे शरीर की मॉइस्चर को। तो हमें सफोकेशन महसूस होने लगता है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वायुमंडल की जितनी क्षमता है मॉइस्चर को रखने की, वायुमंडल उतनी क्षमता के साथ लगातार बना हुआ है। लगातार वो महसूस कर रहा है कि इतना मॉइस्चर हमारे पास है कि अब हम इससे ज़्यादा मॉइस्चर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर सैचुरेशन की अवस्था में है, ऑलमोस्ट सैचुरेशन की अवस्था में। दुनिया में हर व्यक्ति, हर वस्तु की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की। जो वस्तु जिस चीज़ के लिए बनी है उसकी एक लिमिट है। उस लिमिट से ज़्यादा वो किसी भी चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर सकता। वायुमंडल की भी एक विशेष प्रकृति है। वायुमंडल क्या करता है? नमी को धारण करता है। एटमॉस्फेयर हमारा जो है, इसमें बहुत सारी गैसेज हैं। इन गैसेज में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। तो कितना मॉइस्चर होगा, कितना ज़्यादा मॉइस्चर ये वायुमंडल रख सकता है? वायुमंडल अपने टोटल वॉल्यूम का, यानी जितना इसका आयतन है, उस आयतन का 4% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी को धारण नहीं कर सकता। इसकी कैन होल्ड कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैन होल्ड कैपेसिटी मैक्सिमम 4% है। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है कि वायुमंडल की जल धारण क्षमता अधिकतम कितनी होती है। तो वायुमंडल अपने टोटल वॉल्यूम का 4% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकता। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ह्यूमिडिटी वायुमंडल में किसी भी स्थान पर ह्यूमिडिटी किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है? मतलब अब हमने कहा वायुमंडल अधिकतम 4% तक ह्यूमिडिटी रख सकता है, लेकिन क्या हर समय रख सकता है? नहीं। तो ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? ह्यूमिडिटी 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। नंबर 1, टेम्परेचर। नंबर 2, जल की मात्रा। नंबर 3, हवाओं की गति। नंबर 4, वायुमंडलीय दाब। टेम्परेचर,
amount of water, movement of wind, speed of wind and pressure of atmosphere. ताप, दाब, हवाओं की गति और जल की मात्रा, ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी को प्रभावित करते हैं। कैसे करेंगे प्रभावित? अगर तापमान ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, नतीजा वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो तापमान बढ़ाने से वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है। लेकिन तापमान बढ़ाने मात्र से ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी ये ज़रूरी नहीं है ना। क्यों? अगर जल की मात्रा ही नहीं है, अगर वाटर रिसोर्सेज ही नहीं हैं, तो बढ़ाते रहो तापमान, कहाँ से ह्यूमिडिटी आएगी? ह्यूमिडिटी होने के लिए वाटर रिसोर्सेज तो चाहिए ना। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। दूसरी बात, जल की मात्रा। जल की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, पृथ्वी के किसी भाग में जल की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी बढ़ने की संभावना उतनी अधिक होगी। तो तापमान बढ़ाने से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, जल की मात्रा अधिक होने से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। हवाओं की गति, अगर हवाएं तेज चलेंगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तेज हवाएं तेजी से जलवाष्प को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए तेज हवाएं ह्यूमिडिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। और अगली बात है वायुमंडलीय दाब, प्रेशर। ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी के लिए भी क्या बोला कि इकाई आयतन में जल की मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। ये परिभाषा है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर। ये है इसकी परिभाषा। पर यूनिट, इकाई आयतन में। इकाई आयतन सपोज 1 वर्ग मीटर ले लो, एक घन मीटर ले लो। आयतन को हम क्यूबिक इकाई में मापते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर अगर हम आयतन ले लें, यानी कल्पना करो एक ऐसा बॉक्स है जिसकी हर भुजा, हर साइड 1 मीटर की है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। ऐसा कोई हम बॉक्स ले लें तो इतने आयतन में, इकाई आयतन हो गया, उसमें पानी कितना है, जलवाष्प कितनी है, तो उसकी मात्रा, क्वांटिटी काहे में मापोगे? ग्राम या किलोग्राम में। तो जितनी जलवाष्प होती है उसकी मात्रा ले लो आप, वो कहलाती है किसी भी क्षेत्र में ह्यूमिडिटी। अब एक बात बताइए, मैंने कहा कि इकाई आयतन में जल की मात्रा, मैंने एक 1 क्यूबिक मीटर का एक क्यूब लिया और उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन का काम होगा, सपोज ये 1 क्यूबिक मीटर है, इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन रख दिया। सपोज के एक पिस्टन, इस तरह से एक पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन से मैं इसके अंदर भरी हुई जो गैस है इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। इस गैस में ही वाटर वेपर भी है। वायुमंडल में जितनी गैसेज हैं उनमें से एक गैस क्या है? वाटर वेपर। वो भी एक गैस है। जब जल अपनी गैसीय अवस्था में होता है तो वो वाटर वेपर कहलाती है। अब इकाई आयतन में अगर जितना भी गैस के साथ साथ वाटर वेपर हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम पिस्टन से दबाएंगे तो ये बताइए, दबाने से इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, स्वाभाविक है, क्योंकि आयतन कम हो जाएगा। पहले 1 क्यूबिक मीटर में 1 किलो मान लो जलवाष्प थी, अब मैंने प्रेशराइज करके 1 क्यूबिक मीटर को आधा क्यूबिक मीटर कर दिया, उसका आयतन घटा दिया, लेकिन जलवाष्प की मात्रा तो अभी भी उतनी ही है ना। तो हम क्या कहेंगे? कम जगह में ज़्यादा वाटर वेपर हो गए,
इट मीन्स ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो प्रेशर बढ़ाने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ाने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। समझ में आई बात? लेकिन एक दूसरी बात, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या जल वाष्प उतनी तेजी से वायुमंडल में जा पाएगी? वायुमंडल क्या जल वाष्प को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वायुमंडल जल वाष्प को एब्जॉर्ब करे, इसके लिए क्या जरूरी है? प्रेशर कम रहे। प्रेशर कम रहे तो वायुमंडल को फैलने का मौका मिले, तो जल वाष्प अधिक से अधिक मात्रा में बाहर फैलेगी। तो यहाँ अब आपको ये समझना है कि पहले से अगर वाटर वेपर है वायुमंडल में और प्रेशर बढ़ गया तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और वायुमंडल चूंकि बढ़ी हुई ह्यूमिडिटी को अपने पास रखेगा नहीं तो ह्यूमिडिटी कंडेंस होकर नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर सामान्य अवस्था है, अभी जो अवस्था है, इस अवस्था में अगर एटमॉस्फेयर जितना भी ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने से ह्यूमिडिटी के एब्जॉर्ब होने की क्षमता और बढ़ जाएगी ना, स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो स्पेस बढ़ाने से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, या दूसरे शब्दों में कहें कैन होल्ड कैपेसिटी बढ़ जाती है। वायुमंडल ज़्यादा मात्रा में जल को धारण कर सकता है। अगर कम कर दोगे आयतन तो ज़्यादा मात्रा में धारण नहीं कर पाएगा, और अगर पहले से है भी तो वो भी कंडेंस होकर नीचे आ जाएगी। ये बात क्लियर हुई? तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से ह्यूमिडिटी क्या होती है? बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ह्यूमिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट, जल की मात्रा। जल की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगी वायुमंडल को, तो जल की मात्रा के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हवाओं की गति ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। वायुमंडलीय दाब अधिक होगा तो ह्यूमिडिटी घटेगी। अगर आपने दाब ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर वायुमंडल द्वारा ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर दाब कम कर दोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब देखिए हमने क्या पढ़ा? पर ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर या मास ऑफ वाटर इन पर यूनिट वॉल्यूम। आपने अगर वॉल्यूम बढ़ाया, अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो जितनी ह्यूमिडिटी है, जितनी मात्रा है वो ओवरऑल पहले से जितनी है, दो बातें बताई हैं मैंने आपको वायुमंडल से संबंधित, कि पहले से जितनी ह्यूमिडिटी है, अगर उस ह्यूमिडिटी पर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उतनी ही अमाउंट में तो कोई कमी नहीं आएगी, अमाउंट तो इतना है उतना ही रहेगा। अगर वॉल्यूम कम किया तो टोटल ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, घट जाके छोटा हो जाएगा। ये भिन्न बड़ी हो जाएगी या छोटी, नीचे की संख्या बढ़ाने से भिन्न अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो भिन्न छोटी हो जाएगी, और वॉल्यूम घटाओगे तो ये पूरा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये तो गणित इतना तो आता है ना समझ में। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस पिस्टन को दबाऊंगा तो जितनी ह्यूमिडिटी है वो तो उतनी ही रहेगी, बस अंतर क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी बढ़ गई। क्लियर हुआ? तो वॉल्यूम घटाने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर वायुमंडल में अगर हम वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जल वाष्प को एब्जॉर्ब करने की क्षमता वायुमंडल की कम हो जाती है। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जल वाष्प धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, वायुमंडल ज़्यादा जल धारण नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वायुमंडल की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। इट मीन्स ह्यूमिडिटी कम रहेगी। यहाँ दोनों बातें समझिए कि नहीं? मैं दोनों बातें बोल रहा हूँ, कंट्राडिक्टरी बोल रहा हूँ मैं। एक तरफ कह रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ाने से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, बशर्ते कि जितनी ह्यूमिडिटी है उसमें परिवर्तन ना किया जाए। ये बंद है ना, ये बंद बॉक्स है। अगर बंद है सिस्टम तो उसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन सिस्टम वायुमंडल बंद तो नहीं है ना, वायुमंडल ओपन है। तो ओपन वायुमंडल में अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो जल वाष्प को रखने की क्षमता बढ़ जाएगी वायुमंडल की। तो जैसे ही एरिया बढ़ाओगे
तो ज़्यादा मात्रा में जल वाष्प वायुमंडल में पहुंच जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि वायुमंडलीय दाब जहां अधिक होता है वहां ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है। जैसे पोलर एरिया में जितने भी ऐसे एरिया हैं जहां प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रेशर होगा तो वहां एयर कैसी होगी, कोल्ड या वार्म? कोल्ड एयर होगी। जहां प्रेशर ज़्यादा होगा कोल्ड एयर होगी, और कोल्ड एयर में ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है। गर्म एयर होगी, ह्यूमिडिटी को क्षमता ज़्यादा होगी उसकी एब्जॉर्ब करने की। तो जितने गर्म ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाकों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है, क्योंकि ठंडे इलाकों में प्रेशर ज़्यादा होता है हवा का, इसलिए जलवाष्प ज़्यादा मात्रा में ऊपर नहीं जा पाती। तो प्रेशर बढ़ाने से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और प्रेशर घटा दोगे, जैसे इक्वेटोरियल एरिया में प्रेशर कम होता है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। नतीजा क्या होता है, वायु ट्रोपोस्फीयर ही 18 किलोमीटर तक होता है, इसीलिए जलवाष्प बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होके 18 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। तो जलवाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा इक्वेटर के आसपास ही होती है, इसलिए इक्वेटोरियल इलाकों में बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ जलवाष्प ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ हमें 4 फैक्टर समझ में आए। कौन कौन से? तापमान बढ़ाओगे, अभी हम ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये हम क्लोज्ड सिस्टम में नहीं कर रहे हैं, हम ये ओपन सिस्टम में कर रहे हैं। ये मैंने आपको उदाहरण जो दिया था ये क्लोज्ड सिस्टम का उदाहरण दिया था, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम में पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी ह्यूमिडिटी है, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो कम वॉल्यूम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी जाएगी, तो इसलिए प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये है क्लोज सिस्टम। लेकिन हम जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं तो ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, ओपन सिस्टम में ये 4 फैक्टर काम करेंगे ह्यूमिडिटी के। टेम्परेचर बढ़ाया, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी एवापोरेशन की रेट को बढ़ा देगी। ज़्यादा गर्मी होगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जल की मात्रा, पानी जितना ज़्यादा होगा वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। समुद्र के किनारे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पानी है। रेगिस्तानी इलाकों में ह्यूमिडिटी होती है क्या? नहीं होती, पानी है ही नहीं, तो वाष्पीकरण क्या होगा? इसलिए रेगिस्तानी इलाकों की ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है, समुद्री इलाकों की ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। हवाओं की गति, जहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। समुद्र के किनारे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, समुद्र के सरफेस पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, कोई अवरोधक नहीं होते, इसलिए समुद्र के ऊपर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए कल जब हमने पढ़ा था जो चक्रवात हैं, कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कहाँ आते हैं? समुद्र के तल पर या समुद्री भागों में ज़्यादा आते हैं। टेरेस्ट्रियल इलाके में चक्रवात नहीं आते, वहाँ पैदा ही नहीं होते चक्रवात, ठीक। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन थे, शीतोष्ण, वो दोनों जगह आते हैं, पढ़ा था ना। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल और केवल समुद्री इलाकों में आते हैं, पृथ्वी पार्थिव क्षेत्रों में नहीं आते। तो यहाँ वही चीज़ है कि हवाओं की गति जितनी ज़्यादा होगी, समुद्र के ऊपर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प को धारण कर लेती हैं, यानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं वो, इसलिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है समुद्र के आसपास। और लास्ट में है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है। जैसे पोलर एरिया में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। इक्वेटोरियल इलाके में प्रेशर बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। हुआ क्लियर? ये 4 फैक्टर हैं ह्यूमिडिटी के। अगर ये समझ में आ गए तो ह्यूमिडिटी आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगी। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी होती कितने प्रकार की है। तो सबसे पहले जिस ह्यूमिडिटी की हमने बात की इसे कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नंबर 1, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसे हिंदी में कहते हैं परम आर्द्रता। परम आर्द्रता इसकी परिभाषा होती है किसी समय दिए हुए ताप पर या निश्चित ताप पर इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी समय निश्चित ताप पर, पहला फैक्टर किसी समय, कभी भी आप नाप सकते हो ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर उस समय निश्चित हो, जो भी टेम्परेचर है उसमें बार अदला बदली नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर निश्चित है, मान लीजिए अभी 25 डिग्री टेम्परेचर है,
तो 25 डिग्री टेम्परेचर पर, 30 पे भी हो सकती है, 15 पे भी, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी क्षेत्र की अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मापनी है तो एक निश्चित ताप पर मापनी पड़ेगी। तो निश्चित तापमान पर, ऑन सर्टेन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वाटर इन पर यूनिट वॉल्यूम, जलवाष्प की मात्रा इकाई आयतन में, इकाई आयतन में जलवाष्प की मात्रा को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। एग्जाम्पल सिंपल, कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इस कमरे का जो वॉल्यूम है वो 10 क्यूबिक मीटर है, या 100 क्यूबिक मीटर ले लो, 100 क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम है इस कमरे का, और इस कमरे में टोटल जल वाष्प की मात्रा, वाटर वेपर, मान लीजिए 10 किलोग्राम है। इसमें जितनी भी जल वाष्प है इसको मैं अगर कंडेंस करके इकट्ठा कर दूं तो 10 किलो पानी, लगभग एक बकेट, छोटी बकेट पानी इसमें निकल आएगा। तो ये 10 किलोग्राम जितना पानी है कितने में, 100 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में, 100 क्यूबिक मीटर का आयतन है, उसमें 10 किलोग्राम पानी है। तो ये कहलाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसी भी समय एक निश्चित तापमान पर मापी जाती है, लेकिन इसकी तुलना किसी से नहीं की जाती, इसलिए इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। और अगर तुलना की जाएगी तो इसे रिलेटिव कहेंगे। तो ह्यूमिडिटी दो प्रकार की हो गई, पहली हो गई एब्सोल्यूट और दूसरी हो गई रिलेटिव। और एक और होती है स्पेसिफिक, एक और होती है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। तो आप विशिष्ट याद रहे या न रहे, लेकिन ये दूसरी जरूर आप याद रखेंगे, जिसे हम कहेंगे रिलेटिव, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? अब यहां एक चीज देखेंगे आप, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब ये जो कमरा है जिसका आयतन 100 क्यूबिक मीटर है, 10 किलो जलवाष्प इस समय इसमें है, तो एट ए टाइम जितनी जलवाष्प होती है वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है 10 किलोग्राम। लेकिन इस कमरे की क्षमता क्या 10 किलोग्राम ह्यूमिडिटी को ही रखने की है? इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 किलोग्राम के बाद बिल्कुल भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये, चाहे भले ही बाल्टियाँ क्यों ना खूब फैला दी जाएं। अगर मैं इस कमरे में पानी भर दूं तो क्या 10 किलोग्राम से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा? करेगा। अभी तो इस टेम्परेचर पर है इतनी, अभी टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए 25 डिग्री। तो 25 डिग्री टेम्परेचर पर अभी इस कमरे में 10 किलोग्राम पानी है। तो जितना पानी है वो कहलाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और जितनी हो सकती है, मान लीजिए इस कमरे पर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही ये कमरा और 5 किलो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, और 5 किलो ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो अधिकतम ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 15 किलोग्राम। मतलब इस कमरे की जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कैन होल्ड कैपेसिटी, कितनी मात्रा में ये पानी रख सकता है 25 डिग्री टेम्परेचर पर, वो इसकी अधिकतम क्षमता है। तो अधिकतम क्षमता कितनी? अधिकतम क्षमता है 15 किलोग्राम की। है कितनी? 10 किलोग्राम। अभी है 10 किलोग्राम, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 15 किलोग्राम। किस टेम्परेचर पर? 25 डिग्री पर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह कमरा अधिकतम 15 किलोग्राम ह्यूमिडिटी रख सकता है, लेकिन अभी उसकी तुलना में कितनी है? 10 किलोग्राम। तो जितनी अधिकतम रख सकता है उसकी तुलना में जितनी होती है, यह फ्रैक्शन कहलाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि तुलना कर रहे हैं। किस चीज से तुलना कर रहे हैं? किससे रिलेट कर रहे हैं? मैक्सिमम कैन होल्ड कैपेसिटी से, कि ये एटमॉस्फेयर, इस कमरे का एटमॉस्फेयर अधिकतम जितनी जल को धारण कर सकता है, इसकी अधिकतम क्षमता 15 किलोग्राम की है। 25 डिग्री पर ये 15 किलोग्राम से ज़्यादा पानी नहीं रख सकता, लेकिन अभी 10 किलोग्राम ही है। तो 10 किलोग्राम क्यों है? 10 से 11 क्यों नहीं है, 12 क्यों नहीं है? क्योंकि आसपास जल के उतने स्रोत ही नहीं है।
अगर जल स्रोत ज़्यादा होते तो ये और ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता इसका एटमॉस्फेयर, लेकिन जल स्रोत ही नहीं है। अभी आप यहाँ कूलर चला दीजिए, कूलर में 4 बाल्टी पानी भर के कूलर चला दीजिए, 2-3 घंटे बाद आओगे तो आपको लगेगा यार कि रूम ठंडा है और साथ में यहाँ खूब सफोकेशन भी हो रहा है। क्यों? ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरे वायुमंडल में जा चुका है, तो पूरे वायुमंडल में उसने पानी को एब्जॉर्ब करके रखा है। अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 15 किलोग्राम। तो ये 15 किलोग्राम तक एब्जॉर्ब करेगा, इसके बाद फिर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फिर या तो बाहर निकालेगा, और अगर बाहर नहीं निकाल पाएगा और फिर भी आप दिए पड़े हो कूलर चारों तरफ से बंद करके कमरे को, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताइए? कूलर तो चलेगा लेकिन पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। कमरे में कूलर तो चलेगा, पानी 24 घंटे चलाते रहोगे तो भी कूलर का पानी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कमरे की कैन होल्ड कैपेसिटी नहीं है। और फिर भी आप दिए पड़े हो कूलर से पानी। और ऐसे में जब 100% उसकी जो कैपेसिटी है अगर वो पूरी हो गई और उस कमरे में आप जाके बैठ गए तो ऐसा लगेगा कब यहां से भागें। क्यों? क्योंकि अधिकतम ह्यूमिडिटी पर है कमरा। तो इतनी ह्यूमिडिटी पर आपकी बॉडी से निकलने वाला पसीना कमरे द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता तो अधिकतम है ना, और अधिकतम पर ही आप बैठे हुए हो वहाँ। तो आपकी बॉडी तो हर समय मॉइस्चर निकालती है, हर समय निकालती है ना मॉइस्चर। कितने ताप पर? आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। बॉडी हमेशा ठंडी होना चाहती है, हर समय बॉडी ठंडे होने का प्रयास करती है। और क्यों ठंडे होने का प्रयास करती है? क्योंकि आप कभी 37 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं रहते। आप रूम के अंदर रहोगे, कहीं भी रहोगे, छाया में रहोगे, वहाँ का टेम्परेचर 37 से कम होता है। और जब टेम्परेचर 37 से कम होगा तो आपकी बॉडी, चूंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 है और जहाँ आप खड़े हो वहाँ का टेम्परेचर 37 से कम है, नतीजा क्या होगा? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 से अगर 36.9 भी हुआ तो बुखार आ जाएगा आपको। अगर बॉडी का टेम्परेचर 37.1 हुआ तो बुखार आ जाएगा। बुखार दोनों ही स्थितियों में आता है। बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो बुखार आएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बुखार आएगा। क्यों आता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, तब जब वहाँ ह्यूमिडिटी चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि टेम्परेचर कम होने से भी बुखार आता है और बढ़ने से भी बुखार आता है। अभी तो सिर्फ ये मान लीजिए कि बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करती है, यानी कांस्टेंट रखना चाहती है 37 डिग्री पर। इसलिए 37 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप जहां भी रहोगे वहां टेम्परेचर 37 से कम रहेगा तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी का टेम्परेचर वायुमंडल गिराने की कोशिश करेगा और बॉडी उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगी। और अगर ऐसी जगह पर हो जहां गर्मी आपको लग रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बॉडी तुरंत ही क्या करेगी? जलवाष्प को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। जलवाष्प बाहर निकाल कर पसीना आएगा तो बॉडी ठंडी होगी। तो अधिक टेम्परेचर पर बॉडी पसीना निकालती है, कम टेम्परेचर पर बॉडी क्या करती है? गर्मी को मेंटेन रखना चाहती है। दोनों ही चीज़ें हैं। सर्दियों में बॉडी गर्म रहना चाहती है और गर्मियों में बॉडी ठंडी रहना चाहती है। सिंपल सी बात है। तो जब कभी आप गर्मी के माहौल में ऐसे कमरे में चले गए जहां गर्मी तो है और कूलर बहुत समय से चल रहा था, खिड़की दरवाजे बंद थे, वहाँ सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी अपनी अधिकतम क्षमता पर पहुँच चुकी है। अब आपके शरीर से पसीना निकलेगा तो फिर पसीना वाष्पीकृत नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर पसीना इकट्ठा होकर लुढ़कना शुरू करेगा। जब आपकी बॉडी से पसीना लुढ़कना शुरू करे तो समझ जाओ कि एटमॉस्फेयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ये परीक्षा के लिए प्रश्न है। शरीर से पसीना कब टपकता है? टपकने की मतलब लुढ़कने की बात कर रहा हूँ। हमारी बॉडी पर पसीना जब लुढ़के, इसका मतलब, तो परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। बॉडी पर पसीने के लुढ़कने का कारण क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें बॉडी से पसीना आसानी से वायुमंडल में नहीं जा रहा है। तो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वायुमंडल में क्षमता ही नहीं बची कि वो और ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। क्यों नहीं बची क्षमता? क्योंकि वायुमंडल की जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो अपनी अधिकतम क्षमता पर पहुंच चुकी है। ये अधिकतम क्षमता 15 किलोग्राम की है। इस कमरे की मैं बात कर रहा था, तो 15 किलोग्राम इसकी अधिकतम क्षमता है और ये 15 किलोग्राम क्षमता के साथ इस समय है, तो आपकी बॉडी से निकलने वाला पसीना लुढ़कना शुरू कर देगा, ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो कई बार बॉडी से जब पसीना लुढ़कता है ना, इसका मतलब ये हुआ आप जहां हो
वहाँ सराउंडिंग की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। अब उसमें क्षमता नहीं बची, वो अपनी अधिकतम क्षमता पर पहुँच चुकी है। तो जितनी क्षमता अधिकतम होती है उसकी तुलना में एट ए टाइम जितनी ह्यूमिडिटी होती है, इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर इस कमरे की 15 किलोग्राम पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है और उसकी तुलना में 10 किलोग्राम पानी है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 66.6%। ये हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है? एब्सोल्यूट कितनी है? 10। ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब एट ए टाइम जितनी होती है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट। अधिकतम जितनी हो सकती है उसे कहते हैं कैन होल्ड कैपेसिटी, वो नीचे लिखी जाती है। तो जितनी अधिकतम हो सकती है उसकी तुलना में जितनी है, इसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हर समय वायुमंडल में जब भी कभी आप मौसम देखते हो तो मौसम में क्या दिखाया जाता है कि इस समय वायुमंडल की ह्यूमिडिटी इतने % है। तो जब भी ऐसा बोला जाता है तो गलत बोला जाता है ना। अगर वायुमंडल की ह्यूमिडिटी 60% है, इसका मतलब क्या हुआ? 100% में से 60% है। तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। तो हमेशा परसेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताई जाती है, लेकिन पेपर वगैरह में कहीं ना कहीं गलत लिख दिया जाता है। तो हम क्या निकालते हैं? सापेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है सापेक्षिक आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है परम आर्द्रता। तो हम हमेशा सापेक्षिक आर्द्रता निकालते हैं कि जितनी होनी चाहिए उसकी तुलना में अभी इतनी है। लगभग 90%, 95% ह्यूमिडिटी समुद्र के किनारे पाई जाती है। समुद्र के किनारे मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होती है 90 to 95%। रेगिस्तानी इलाकों में 30 से 40% ह्यूमिडिटी होती है, इससे कम भी हो सकती है। बहुत सूखे इलाके हैं तो 30% से नीचे भी जा सकती है ह्यूमिडिटी। और सामान्य स्थलों पर ह्यूमिडिटी कितनी होती है? स्वास्थ्यवर्धक ह्यूमिडिटी 60 से 65%। 60 से 65% ह्यूमिडिटी को स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। आपको अगर एक खुशनुमा माहौल में जीवन जीना है, एक खुशनुमा परिवेश चाहिए, हम कहते हैं ना यार ऐसी जगह रहें, अपना घर ऐसी जगह बनाएं जहाँ स्वास्थ्यवर्धक जलवायु हो। तो स्वास्थ्यवर्धक जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 2/3 होती है। ये स्वास्थ्यवर्धक जलवायु की विशेषता है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इससे कम हुई तो शरीर को कष्ट हो जाएगा। तो रेगिस्तानी इलाकों में पहुंच गए आप। जहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है इसका मतलब वो रेगिस्तानी इलाके हैं। जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो समुद्री इलाके हैं। जहां ह्यूमिडिटी मॉडरेट है इसका मतलब वो शीतोष्ण इलाके हैं, टेम्परेट इलाके हैं। तो पूरे पृथ्वी पर बीच वाला भाग, कर्क रेखा से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच का भाग, ये सबसे अच्छा है रहने के लिए। उसमें भी आर्कटिक तक नहीं जाना है, 45-50 डिग्री तक पर्याप्त है। बस बीच का अक्षांश, मिड जो लैटिट्यूड होते हैं वो सबसे अच्छे हैं पृथ्वी पर रहने के लिए। मिड लैटिट्यूड मतलब 90 का मिड करोगे तो क्या आएगा? 45। तो 45 डिग्री के आसपास का जो एरिया होगा पूरी पृथ्वी पर, सबसे स्वास्थ्यवर्धक जलवायु होगी वहाँ की, क्योंकि वहाँ की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 2/3 होती है, यही होती है, और यही सबसे अच्छी ह्यूमिडिटी है। अब अगर हम पूरी पृथ्वी पर बात करें, अभी हमने क्या बोला कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 50% से कम है इसका मतलब आप रेगिस्तानी इलाकों की तरफ जा रहे हो। अगर आप ध्रुवीय क्षेत्र में जाओगे, पोलर एरिया में जाओगे जहाँ खूब ठंड है, वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी? वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम रहती है, क्योंकि वहाँ वाटर वेपर ही नहीं, और वाटर वेपर हैं भी तो टेम्परेचर 0 के नीचे है, वाष्पीकरण ही नहीं होगा। देखो केवल वाटर होना अब वहाँ पर तो बर्फ जमी है ना, पोलर एरिया में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो बर्फ है और उस बर्फ को वाष्पीकृत भी होना है, तभी तो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी पहुँचेगी। लेकिन वहाँ टेम्परेचर 0 के नीचे है, और 0 के नीचे वाष्पीकरण होता नहीं। वाष्पीकरण होने के लिए 0 से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए तो ही वाष्पीकरण होगा। इसीलिए पोलर एरियाज में बर्फ की बहुत मोटी चादर होने के बावजूद भी ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। तो पोलर एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है या रेगिस्तानी इलाकों में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। इसीलिए रेगिस्तान मैंने आपको पढ़ाए थे, एक हॉट डेजर्ट और दूसरे कोल्ड डेजर्ट पढ़ाए थे ना। तो कोल्ड डेजर्ट जो होते हैं वो कहाँ हैं? वो हैं मध्य अक्षांशों में या फिर उच्च अक्षांश में।
उच्च अक्षांश और मध्य अक्षांश में कोल्ड डेजर्ट है और निम्न अक्षांश में हॉट डेजर्ट है। यही पढ़ा था हमने। लेकिन निम्न में भी कहां? निम्न में ये लगभग 15-20 से लेके 30-35 के बीच में, यहां है हॉट डेजर्ट। और निचले भाग में क्या? अगर हम निचले भाग की बात करें, ये मान लो मकर रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा है, तो इस भाग में ट्रॉपिकल क्षेत्र है। इस भाग की क्या विशेषता है? मरुस्थल यहां से चालू हो जाते हैं, यहां से मरुस्थल चालू हो जाते हैं और यहां तक रहते हैं। ये पूरा मरुस्थली क्षेत्र है। लगभग 15 डिग्री मान लो, 15 से 20 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक ये मरुस्थली क्षेत्र है। कौन सा मरुस्थल? हॉट डेजर्ट। और ये ऊपर वाले भाग, ये मिडिल भाग जो हैं, ये कोल्ड डेजर्ट है। और सबसे नीचे एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट है। यहां पर अंटार्कटिक है, ये एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट हो गया। ऊपर आर्कटिक है, एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट है। तो कोल्ड डेजर्ट हमने क्या देखा? कहां से? ऊपर से 90 से शुरू करोगे 45 तक, 45-40 तक नीचे, 45-40 अप टू 35। तो ऊपर से लेके 35 तक, 90 टू 35, इस एरिया में आपको मिलेंगे कोल्ड डेजर्ट। और 15 टू 35 इस एरिया में मिलेंगे आपको, इस एरिया में मिलेंगे हॉट डेजर्ट। और इक्वेटोरियल इलाके में कोई डेजर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इक्वेटोरियल इलाके में बारिश रोज होती है। क्यों होती है? क्योंकि गर्मी 24 घंटे पड़ती है, नतीजा वाष्पीकरण खूब होता है और वहाँ पर समुद्री क्षेत्र भी पर्याप्त हैं। तो समुद्री क्षेत्र अधिक होने से, टेम्परेचर अधिक होने से लगातार वाष्पीकरण होता रहता है और वो वाष्पीकरण में हवाएं लगातार ऊपर उठती हैं। तो जो हवाएं, चूंकि इक्वेटर पे हमने पढ़ा था शांत क्षेत्र होता है, डोल्ड्रम होता है, वहाँ हवाएं हॉरिजॉन्टली आगे पीछे नहीं होती, वहाँ सीधे ऊपर उठती हैं हवाएं। तो जहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, जल वाष्प को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाते जाते हवाएं ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होकर कंडेंस होकर बारिश कर देती हैं। तो 24 घंटे में एक बार 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, 3 से 5 के बीच में बारिश 1 घंटे की रोज होती है नियम से। और जहाँ रोज बारिश होगी वहाँ रेगिस्तान हो ही नहीं सकता। रेगिस्तान की क्या विशेषता है? पूरे साल भर में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ऐसे क्षेत्रों को रेगिस्तान कहते हैं। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बारिश 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है एवरेज। तो इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र कभी भी, ये वाले क्षेत्र कभी भी रेगिस्तान नहीं बन सकते। समझ में आई बात? अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी किस क्षेत्र में होती है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी किस क्षेत्र में होती है? देखो, जहां वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा तो वहां एयर में तो ह्यूमिडिटी हो गई, वाष्पीकरण ज़्यादा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण इक्वेटर पे नहीं होता, क्योंकि इक्वेटर पे बादल छाए रहते हैं हमेशा। इक्वेटर का टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, वहाँ ऊपर आसमान में हमेशा बादल छाए रहते हैं, इसलिए ज़्यादा वाष्पीकरण की संभावनाएं नहीं बनती। सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण 10 से लेके 20 डिग्री के बीच में होता है। 10 डिग्री से 20 डिग्री, अगर ये इक्वेटर है तो यहाँ से शुरू करोगे 10 से लेके 20 तक, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। ये वाष्पीकरण वाला क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण देखने को मिलेगा 10 से लेके 20 डिग्री के बीच में। वाष्पीकरण होगा, जल वाष्प आसमान में चली जाएगी, लेकिन हवाएं किधर चल रही हैं? इस क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं चलेंगी। व्यापारिक हवाएं ईस्ट टू वेस्ट चलेंगी। कहाँ जाएंगी? इक्वेटर पे। नतीजा क्या होगा? ये पूरी जल वाष्प इक्वेटर की ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब इक्वेटर पे आ जाएगी तो इक्वेटर पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए वहाँ बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है। तो ये परीक्षा के लिए प्रश्न है कि पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, सर्वाधिक वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो आप कहोगे 10 से लेके 20 डिग्री के बीच में सर्वाधिक वाष्पीकरण का क्षेत्र है ये पृथ्वी पर। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप कहोगे भूमध्य रेखा के आसपास, 0 से 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे।
इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये इक्वेटर के पास। विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये बारिश वाला क्षेत्र है जो मैंने आपको ब्लू से दिखाया है, ये सर्वाधिक बारिश वाला क्षेत्र है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। और सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के ऊपर 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में, इस बीच में यहाँ वाष्पीकरण। क्लियर है? कर्क रेखा तक याद रख सकते हो आप, 10 डिग्री से लेकर कर्क रेखा, ऐसे ही नीचे भी 10 डिग्री से लेकर मकर रेखा। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा और सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ की जब हवाएं आगे बढ़ती हैं तो इसी जलवाष्प को लेकर इक्वेटर की तरफ पहुँचती हैं और वहाँ पर जलवाष्प बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। कितनी हो जाती है जलवाष्प? वहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है बारिश शुरू हो जाती है। इसी को कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन का मतलब जलवाष्प संघनित होकर बूंद के रूप में टपक गई। तो जलवाष्प संघनित यानी कंडेंस होती है, इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। फिर जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो एटमॉस्फेयर की जल धारण क्षमता खत्म हो जाती है, फिर इससे ज़्यादा जल धारण क्षमता नहीं होती उसकी, और उसके बाद भी लगातार ह्यूमिडिटी आ रही है। मतलब जितनी क्षमता है उतना उसने रख लिया, अब उसके बाद भी तुम उसको दे रहे हो तो फिर वो क्या करेगा? उगल देगा। जैसे आपको गले तक खाना खिला दिया फिर भी कोई नहीं मान रहा, लगे पड़ा है ठूंसे मुंह में कि लो और खा लो, और एक रोटी हमारी तरफ से, फिर बाद में क्या होगा? बास बेसिन की तरफ भागोगे, जितना एक्स्ट्रा लिया वो बाहर निकालोगे। बस यही हाल एटमॉस्फेयर का है। अगर ये एक्स्ट्रा थोड़ा भी एक्स्ट्रा हुआ फट से नीचे आएगा कंडेंस होके, और वो कंडेंस होके जब तक अपने नॉर्मल स्थिति में नहीं आ जाएगा तब तक वो बरसता रहेगा। तो नॉर्मल स्थिति में क्या होता है? जैसे 100% होती है ह्यूमिडिटी तो तुरंत ही वो बरसना शुरू कर देता है, और एक बार बरसता है तो फिर वो अपनी ह्यूमिडिटी को 90% 80% तक ले जाता है, तब जाके वो शांत होता है। फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू कर देती है ह्यूमिडिटी, फिर 100% हुआ फिर बरसना शुरू कर देगा। तो वायुमंडल की रखने की क्षमता है, उस क्षमता से ज़्यादा ह्यूमिडिटी को नहीं रख सकता। क्लियर हुआ? आई बात समझ में मेरी? अब इसी पे आधारित है कि जैसे ही मैं कहूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो अब आप देखिए मैं फिर से आ रहा हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अभी मैंने कहा कि एक 25 डिग्री टेम्परेचर पर 25 डिग्री तापमान है, इस कमरे की ह्यूमिडिटी को रखने की क्षमता कितनी? ये कमरा कितनी ह्यूमिडिटी को रख सकता है? ये कमरा 15 किलोग्राम जलवाष्प को रख सकता है, ये इसकी कैन होल्ड कैपेसिटी है। अभी है कितनी? 10 किलोग्राम। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई 2/3 हो गई ना? 5 से काट दोगे 2 बार 3 बार हो गई 2/3। अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आप ये बताइए, इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है तो क्या तरीका है? इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है तो बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है? देखो, बढ़ाने का 2 तरीके हैं। ऊपर वाली राशि को बढ़ा दो या नीचे वाली को कम कर दो। ये बात समझ में आई? एक भिन्न है ये। इस भिन्न को अगर हमें बड़ा करना है, फ्रैक्शन को बड़ा करना है, तो ऊपर वाला अंश न्यूमरेटर इसको बढ़ा दो। अगर 10 से बढ़ा के 12 कर दोगे, अगर 10 से 12 कर दिया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 80% हो जाएगी ना? 80%। 12/15 मतलब 4/5, 4/5 मतलब 80%। ठीक है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसकी बढ़ जाएगी अगर ऊपर वाली संख्या बढ़ा दी गई। अब ऊपर वाली संख्या कैसे बढ़ेगी? ऊपर वाली संख्या कैसे बढ़ेगी बताइए? टेम्परेचर बढ़ाते ही एकदम से बढ़ जाएगी क्या ऊपर वाली संख्या? मान लीजिए इस कमरे का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री, मैं 30 डिग्री कर दूं, तो क्या यहाँ वाटर वेपर 10 किलो से बढ़ के 12 किलो हो जाएगी तुरंत? क्या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है जलवाष्प वाटर वेपर के लिए पर्याप्त अमाउंट ऑफ वाटर है कि नहीं, और है तो उसको एब्जॉर्ब करने में भी समय लगेगा ना, तुरंत तो नहीं हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते ही
जल धारण क्षमता तो तुरंत बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जैसे अधिक गर्मी में आपको खड़ा कर दिया, प्यास तुरंत लग जाती है। पानी लेने में तो समय लगेगा ना, कि पानी तुरंत ले लोगे। अगर आप गर्मी वाले क्षेत्र में पहुंचाए जाओगे तो आपकी प्यास तो तुरंत तैयार हो जाएगी, क्योंकि शरीर मांगना शुरू कर देगा कि अब बॉडी को इतना चाहिए पानी। तो कैन होल्ड कैपेसिटी तुरंत बढ़ जाती है, लेकिन ह्यूमिडिटी की उपलब्धता तुरंत नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार वाटर, ये वायुमंडल का खेल होता है। वायुमंडल को इसकी कैन होल्ड कैपेसिटी टेम्परेचर बढ़ाते ही एकदम से बढ़ जाती है। तो कैन होल्ड कैपेसिटी जो 15 किलोग्राम थी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बढ़ के मान लो 20 हो गई, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बढ़ के हो गई 20, और टेम्परेचर बढ़ाने से अगर ये 20 हो गई तो ये 10 किलोग्राम इसमें पहले से था, अब ये भी बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम तो नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही तुरंत जो आपको ह्यूमिडिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 50%। 10 से 20 कट जाएगा कितने बार? 2 बार, 1/2 यानी 50%। तो टेम्परेचर बढ़ाते ही कैन होल्ड कैपेसिटी बढ़ गई, इसीलिए किसी भी क्षेत्र की रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है। समझ में आई बात? किसी भी क्षेत्र की रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। क्यों घटी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते ही कैन होल्ड कैपेसिटी बढ़ गई, और ये एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी थी ये नहीं बढ़ पाई। जितनी थी जलवाष्प की मात्रा, उसको बढ़ने में समय लगेगा। इसीलिए जैसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी स्थान की ह्यूमिडिटी बढ़ती है कि घटती है, तो आप क्या कहोगे? टेम्परेचर बढ़ाने से किसी स्थान की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। कौन सी? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी। उल्टा करोगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो परीक्षा में प्रश्न देखना पड़ेगा आपको, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी स्थान की ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है कि घटती है, तो आप तुरंत कहोगे बढ़ेगी, क्योंकि केवल ह्यूमिडिटी बोल रहा है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट बोल रहा है, किसी भी स्थान की ह्यूमिडिटी। लेकिन अगर रिलेटिव बोल रहा है, वैसे कायदे में उसे अकेला ह्यूमिडिटी शब्द देना ही नहीं चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि किसी भी स्थान की ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बढ़ाने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी घटेगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ेगी घटेगी। तो आप कहोगे किसी भी स्थान पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते ही जलवाष्प ज़्यादा मात्रा में एवापोरेट होगी, पानी ज़्यादा मात्रा में एवापोरेट होगा, वाटर वेपर ज़्यादा जाएंगे वायुमंडल में, तो नतीजा क्या होगा? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुरंत ही घट जाएगी, क्योंकि कैन होल्ड कैपेसिटी तुरंत बढ़ती है। प्यास तो वायुमंडल की एकदम से बढ़ जाएगी, वो बात अलग है कि बाकी का पानी उसे प्राप्त होने में समय लगेगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षा में कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है कि बढ़ती है, तो आप कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाते ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाती है, और टेम्परेचर घटाने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर घटाने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इट मीन्स कि अगर किसी भी स्थान पर ठंडक ला दी जाए, कोई भी स्थान, आपने देखा होगा, हमने कहा अरे आज गर्मी बहुत पड़ी, शाम को पानी आएगा, शाम को बारिश होगी। तो क्यों होगी शाम को बारिश? क्योंकि दिन में गर्मी बहुत पड़ी, तो गर्मी के कारण लगातार एवापोरेशन बहुत हुआ, मतलब वायुमंडल की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो ये वाला फैक्टर बढ़ गया। अब मैं आपको फिर से वहीं जा रहा हूँ, ये 15 किलोग्राम कैन होल्ड कैपेसिटी थी 25 डिग्री टेम्परेचर पर, और अभी वायुमंडल में 10 किलोग्राम पानी है। अब क्या किया, दिन में खूब गर्मी पड़ी और टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ के हो गया 45 डिग्री। दिन में खूब जम के गर्मी पड़ी और टेम्परेचर बढ़ के हो गया 45 डिग्री। जैसे ही 45 डिग्री होगा तो क्या होगा? सबसे पहले कैन होल्ड कैपेसिटी जो 15 किलोग्राम थी वो बढ़ के हो गई 25 किलोग्राम। ये तुरंत बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ाते ही कैन होल्ड कैपेसिटी तुरंत बढ़ जाएगी। अब टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया, अब ये 45 डिग्री रहेगा काफी देर तक, तो नतीजा क्या होगा?
कि लगातार वाष्पीकरण बढ़ता चला जाएगा, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाएगी, तो ये 10 किलोग्राम की जगह बढ़ के कहाँ तक पहुँच जाएगी? मान लो ये पहुँच गई 20 किलोग्राम हो गई। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वायुमंडल में 20 किलोग्राम हो गई। लगातार जलवाष्प निकल रही थी या वाटर वेपर निकल रहे थे, और वायुमंडल में ह्यूमिडिटी 20 किलोग्राम हो चुकी थी, और कैन होल्ड कैपेसिटी 25 किलोग्राम है। अभी भी लगातार वाष्पीकरण हो ही रहा है। यह स्थिति कब है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन शाम होते ही क्या होगा? टेम्परेचर हो जाएगा कम। अब बात समझना, शाम होते ही वायुमंडल का टेम्परेचर गिर जाएगा, और जैसे ही वायुमंडल का टेम्परेचर गिरा तो कैन होल्ड कैपेसिटी कम हो जाएगी, फट से ये कम हो जाएगी। टेम्परेचर गिरते ही, जैसे ही ये गिरते गिरते 20 किलोग्राम तक पहुंची, नतीजा क्या हुआ? 100% हो गई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और 100% होते ही बारिश शुरू। इसलिए शाम को पानी गिरता है। आई बात समझ में? शाम को जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो शाम को पानी गिरने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शाम होते होते कैन होल्ड कैपेसिटी हो जाती है कम, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो कि दिन भर में जितना वेपर इकट्ठी हुई थी वायुमंडल में वो तो है ना, वो थोड़ी कम हुई है, वो तो 20 किलोग्राम हो चुकी है, 10 से बढ़ के 20 हो गई। कैन होल्ड कैपेसिटी 25 हो गई थी, लेकिन टेम्परेचर गिरने के कारण वो फिर से घट के 20 रह गई। तो जैसे ही ये ऊपर वाली 20 और नीचे वाली 20 बराबर हुए, पानी गिरना शुरू। तो पानी को गिराने के लिए 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, पहली शर्त। बारिश होने के लिए पहली शर्त है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने के लिए दो कंडीशन है। एक है कैन होल्ड कैपेसिटी को कम कर दो, कैन होल्ड कैपेसिटी को कम कर दो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी वायुमंडल में वेपोराइजेशन बढ़ा दो। वेपोराइजेशन बढ़ाने के लिए आपको गर्मी बढ़ानी पड़ेगी, गर्मी बढ़ाओगे तो वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा, तो वायुमंडल में ये ऊपर की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, दोनों धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा तो ये तो उतनी रहेगी। ये जो 25 किलोग्राम हो गई थी कैन होल्ड कैपेसिटी, वो घट के अब 20 किलोग्राम रह गई, दोनों बराबर हो गए, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, पानी शुरू। तो कभी भी वर्षण की पहली शर्त है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए, तो ही प्रेसिपिटेशन होगा, तो ही वर्षा होगी, अन्यथा वर्षा नहीं होगी। समझ में आई बात? बारिश के सीजन में क्या होता है? टेम्परेचर गिरने लगता है। गर्मियों में क्या होता है? ये कैन होल्ड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। कैन होल्ड कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण वायुमंडल लगातार वाष्पीकरण करता चला जाता है। चारों ओर जलवाष्प बढ़ती चली जाती है वायुमंडल में, और ये बढ़ के कहाँ तक पहुँचेगी? अधिकतम 4%। जितना इसका वॉल्यूम है उसका 4% तक जलवाष्प धारण कर सकेगा ये। तो जो अधिकतम जलवाष्प जब धारण कर लेगा उसके बाद अब सूर्य ऊपर से नीचे आना शुरू कर देता है। 21 जून के बाद सूर्य कहाँ आएगा? दक्षिण की तरफ, दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा सूर्य। 21 जून को कर्क रेखा से विस्थापित होकर नीचे की ओर चलेगा। नतीजा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में अब सूर्य की तपिश कम होना शुरू हो जाएगी, यानी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। और टेम्परेचर कम होते ही वायुमंडल की जल धारण क्षमता कम हो जाएगी, नीचे वाली संख्या कम हो जाएगी। तो नीचे वाली संख्या कम हो जाएगी तो ऊपर जो पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प थी उसके बराबर पहुंच जाएगी। तो कैन होल्ड कैपेसिटी अब बची ही उतनी है, जितनी जलवाष्प है उसको धारण करने की क्षमता ही नहीं बची है वायुमंडल में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर गिराते जाओगे वैसे वैसे बारिश लगातार होती चली जाएगी, और ये तब तक होगी जब तक कि ऊपर की संख्या इसके बराबर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेम्परेचर वायुमंडल का एकदम से बहुत गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि कैन होल्ड कैपेसिटी केवल 15 किलोग्राम बची है। इतना गिरा दिया टेम्परेचर वायुमंडल का कि कैन होल्ड कैपेसिटी 15 किलोग्राम बची है, लेकिन वायुमंडल में पहले से 20 किलोग्राम जलवाष्प है, तो 5 किलोग्राम खाली करना पड़ेगा ना। तो जब तक ये 5 किलोग्राम खाली नहीं हो जाएगा तब तक बारिश होती रहेगी, क्योंकि ये संख्या 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये संख्या 100% ही रहेगी। तो ये 100% तब रहेगी जब ऊपर भी 15 हो जाए, और ऊपर 15 होने के लिए 5 किलोग्राम कम करना पड़ेगा, इसलिए वायुमंडल 5 किलोग्राम को नीचे गिरा देता है। आई बात समझ में? हुआ क्लियर कि नहीं? है कुछ नहीं, बहुत सरल है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चीजें बहुत सरल हैं। मैं एसी रूम में बैठा जाके मेरे चश्मे का ग्लास का टेम्परेचर अगर एसी
18 डिग्री पर था, मान लीजिए अंदर का जो एसी सिस्टम है वो 18 डिग्री का था, तो मेरे ग्लास का टेम्परेचर 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 18 डिग्री टेम्परेचर पर मैं रूम के अंदर बड़े अच्छे से बैठा हुआ था। रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी थी वो कितनी थी? जब एसी चलता है तो ह्यूमिडिटी रूम के अंदर कितनी होती है? प्लीजेंट ह्यूमिडिटी होती है। प्लीजेंट कितनी होती है अभी बताई मैंने आपको, 60 से 65। ये प्लीजेंट ह्यूमिडिटी होती है जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है। तो 60 से 65 वाली जो ह्यूमिडिटी है वो रूम के अंदर थी, 18 डिग्री पर थी। जैसे ही मैं बाहर निकला, विशेष रूप से बारिश के सीज़न में, है ना, ये घटना बारिश के सीज़न में आपको देखने को बहुत मिलेगी। बारिश के सीज़न में बाहर क्या मंजर था? बाहर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, और जैसे ही मैं बाहर आया तो 18 डिग्री टेम्परेचर से निकल के बाहर आया तो 18 डिग्री का जो ग्लास था उसके संपर्क में बाहर की जलवाष्प उसके संपर्क में आई, तो बाहर टेम्परेचर पहले से ज़्यादा था। बाहर निकला, बाहर टेम्परेचर 30 डिग्री है। 30 डिग्री पर जितनी ह्यूमिडिटी है वो वायुमंडल में, वो अभी प्रेसिपिटेट नहीं हो रही है, लेकिन है पर्याप्त। और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरे चश्मे का जो टेम्परेचर था वो 18 डिग्री था। तो 18 डिग्री के संपर्क में वो जलवाष्प आई, तो नतीजा क्या हुआ कि वो तुरंत ही इसके ऊपर प्रेसिपिटेट हो गई और चश्मे के ऊपर पानी की बूंदें छा गईं। इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। टेम्परेचर गिराने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, अभी पढ़ा ना, टेम्परेचर गिराने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो टेम्परेचर कम था चश्मे का, और बाहर का टेम्परेचर था 30 डिग्री, चश्मे का टेम्परेचर था 18 डिग्री, तो 30 से एकदम से 18 डिग्री के संपर्क में, मेरा चश्मा 18 डिग्री था और 18 डिग्री के संपर्क में 30 डिग्री के आसपास वाली ह्यूमिडिटी संपर्क में आई, आते ही वो कंडेंस हो गई और पूरे चश्मे में पानी की बूंदें छा गई। ठीक यही चीज़ तब होती है जब ग्लास में बर्फ़ रखी रहती है, शरबत रखा रहता है, उसमें आइस क्यूब डले रहते हैं। ठंडा ग्लास या ठंडी बोतल फ्रिज से निकालो और टेबल पर रख दो, बोतल तो बंद है, पूरी बोतल गीली हो जाएगी और उस पर नीचे रखा हुआ कपड़ा पूरा गीला हो जाएगा। अब आपको ये नहीं लगेगा यार बोतल तो बंद है, पानी कैसे निकल आया? बोतल तो बंद है, पानी क्यों निकला? पानी इसलिए निकला क्योंकि बोतल का टेम्परेचर जो फ्रिज में रखी थी, उस बोतल का टेम्परेचर 2 डिग्री 4 डिग्री था और बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री था। जैसे ही आप 30 डिग्री वाले टेम्परेचर में कमी लाके 4 डिग्री कर दिया, जो बोतल का टेम्परेचर 4 डिग्री है, तो बाहर जितनी जलवाष्प थी वो 4 डिग्री के संपर्क में आते ही कंडेंस हो गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी 100% से भी ऊपर हो गई। तो जितनी एक्स्ट्रा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तो विद्यार्थियों समझ में आई बात? बोतल हम फ्रिज से निकाल कर लाए बाहर, तो अब अभी बाहर की स्थिति क्या थी कि 30 डिग्री टेम्परेचर पर वायुमंडल की ह्यूमिडिटी सपोज 80% थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 30 डिग्री पर 80 थी ना। और जैसे ही हम बोतल को बाहर लाए तो बोतल के ऊपर टेम्परेचर था 4 डिग्री। तो 4 डिग्री अगर टेम्परेचर एकदम से कम कर दोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए एक्सेसिव पानी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, बाहर की वायुमंडल की जलवाष्प बोतल पर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। बोतल ने क्या किया, उस जलवाष्प को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, एक प्रकार से बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब किया लो टेम्परेचर पर। तो उसकी बोतल के आसपास रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से भी पार कर गई। इसीलिए जितनी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी थी वो पूरी एब्जॉर्ब होके नीचे आ गई, जबकि बोतल का ढक्कन बंद था। तो कभी भी ऐसा हो, परीक्षा में प्रश्न आए कि एसी में बैठे हुए व्यक्ति के चश्मे पर बाहर निकलते ही पानी की बूंदें आ जाती हैं, अथवा ठंडे बोतल में या ठंडे एक गिलास शरबत का गिलास रखा हुआ है या कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज से निकाल कर बाहर रखने पर उसके चारों ओर पानी की बूंदें छा जाती हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आप क्या कहोगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% हो जाना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना उसके सरफेस पर, वायुमंडल में नहीं, उसके सरफेस पर, क्योंकि टेम्परेचर तो वहीं कम था ना। तो सरफेस पर, जैसे ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें छाई, इसका मतलब ग्लास की सरफेस पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% हो जाने से ऐसा होता है।
क्लियर है? आज मैंने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझाई है, अभी कोई अगला लेक्चर तो नहीं है? तो अभी मैंने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ाई, केवल रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फंडा समझाया आपको। अब इससे रिलेटेड जितनी घटनाएं होती हैं ना वायुमंडल में, मैं आपको सारी बताऊंगा। वायुमंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? कोहरा, बादल, धुंध, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब फ्रॉस्ट मतलब पाला। धुंध या कुहासा, इसे कहते हैं मिस्ट। एक होती है स्लीट। स्लीट में बर्फ और पानी एक साथ गिरता है, ऊपर से स्नोफॉल भी हो रहा है और रेनफॉल भी हो रहा है, दोनों एक साथ होते हैं, उसको कहते हैं स्लीट। तो स्लीट पढ़ेंगे, रेनफॉल पढ़ेंगे, वाटरफॉल पढ़ेंगे, क्लाउड्स पढ़ेंगे, मिस्ट पढ़ेंगे, तुषार पाला, फ्रॉस्ट, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होगी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ओले कैसे गिरते हैं। तो इसके साथ ही क्लाउड बस्ट, बादलों का फटना कैसे होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जितनी घटनाएं होती हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बस एक बच जाएगी, बिजली का चमकना, वो पढ़ेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब, क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर है, नहीं तो मैं वो भी पढ़ा देता अभी आपको। तो इतनी सारी घटनाओं के बारे में मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, आज का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से आप तैयार करना, क्योंकि एक बार रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ में जाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इन सब में एक ही फंडा काम करेगा, वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हर बार मैं बोलूँगा ये घटना हुई तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, तो आपको समझ लेना है 100% हो गई, इसका मतलब कैन होल्ड कैपेसिटी और वायुमंडल में जल की स्थिति या जल की मात्रा कैन होल्ड कैपेसिटी के बराबर हो गई, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई। और फिर उसके बाद तो पानी गिरना है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो कल विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।